बताना चाहूँगा, आई एम डॉक्टर हजबम वरुण शर्मा। मैं NIS नेशनल इंस्टीट्यूट स्पोर्ट्स पटियाला में मैंने स्पोर्ट्स मेडिसिन किया हुआ है। उसके बाद मैं इन फिजियोलॉजी ऑल्सो आई हैव माई एक्सपर्टीज एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग हियर इन द डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी। तो एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज मेडिसिन, स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मेडिसिन, ये मेरा स्पेशलिटी है, मेरा फील्ड है। राइट नाउ आई एम वर्किंग एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मेडिसिन। इंडिया में 3 सोसाइटी है, आपको भी पता होगा। Indian Association of Sports Medicine, many of our physiotherapy friends must be member of that society. It is the oldest society, and ISSM, Indian Society of Sports and Exercise Medicine, is a new society. तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि many of the PPT करने के बाद MPT करने के लिए एक फील्ड ऐसा है, डायनेमिक फील्ड ऐसा है जो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी का फील्ड है, रिलेटेड भी है, जैसे कि मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपी हुआ, न्यूरो फिजियोथेरेपी, दिस आर ऑल रिलेटेड फील्ड। तो आपने देखा होगा कि टीम को, एक इंडियन टीम रिप्रेजेंट करता है, तो टीम के साथ ऑलवेज एंड ऑलवेज एक फिजियो का होना तो कंपलसरी है, डॉक्टर हो या ना हो, बिकॉज एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन फिजिशियन या एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर जो है इंडिया में नहीं था, पहले इसका कोर्स नहीं था। तो वी आर द फाउंडिंग मेंबर्स। 1986 में चालू हुआ था और 2020 में इंडिया में अच्छे से लॉन्च किया था। इसके पहले ऐसा कोई स्पेशलिटी था ही नहीं इंडिया में। तो क्या था, ओनली एंड ओनली स्पोर्ट्स फिजिकल थेरापिस्ट। तो स्पोर्ट्स फिजिकल थेरापिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन 2 खंड में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स मेडिसिन में हम लोग क्या देखते हैं, परफॉर्मेंस इनहेंसमेंट। परफॉर्मेंस को किस तरीके से हम इनहेंस कर सकते, कैसे परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ाएंगे, उसके लिए परफॉर्मेंस एक्सरसाइज फिजियोलॉजी या वो दैट इज द बेसिस। ये हम फिजियोलॉजिकल रेंज में रहते हुए, डोपिंग के इस्तेमाल ना करते हुए, इंजुरी फ्री एंड इलनेस फ्री परफॉर्मेंस इनहेंसमेंट, ये अल्टीमेट एम होता है। और दूसरा होता है एक्सरसाइज मेडिसिन। एक्सरसाइज मेडिसिन क्या होता है, एक्सरसाइज मेडिसिन when you give exercise as a therapy, आपको पता होगा कि 2 types of therapy, passive therapy and active therapy, and exercise intervention is a type of the active therapy which has tremendous potential and इतना ज्यादा इसका यूजफुल है ना। तो ये एक्सरसाइज मेडिसिन जो है वो जैसे कि नॉर्मल पीपल में, जैसे कि आप किसी भी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आता है, ओबेसिटी से आता है या मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम से आता है या न्यूरो के प्रॉब्लम से आता है, एक्सरसाइज एज ए ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है, देयर इज कंसर्न विद एक्सरसाइज मेडिसिन। देन ये स्पोर्ट्स मेडिसिन का अलग अलग फील्ड है, किस किस डोमेन में हम लोग काम करते हैं एज ए स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर, जो इंडिया टीम के साथ जो जाते हैं या जो नहीं भी जाते हैं, तो नॉर्मल पीपल और स्पोर्ट्स मेडिसिन दोनों हम देखते हैं। NIS पटियाला एक ऐसी जगह है जहां पे आपको पता होगा मक्का ऑफ स्पोर्ट्स कहा जाता है ये, यानी इट इज द लार्जेस्ट स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स साइंस इंस्टीट्यूट इन द एशिया। तो आपको पता होगा कि ये NIS पटियाला में हम लोग ने किया था, और बीइंग ए टाइक्वांडो मैं 3rd डन ब्लैक बेल्ट हूँ, प्लस आई वाज ए नेशनल चैंपियन ऑल्सो इन टाइकुंडो प्लेयर। सो एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड हमको एक इंटरेस्ट था, दैट्स व्हाई आई चूज दिस फील्ड स्पोर्ट्स में। मेरे टाइम पे तो कोई नहीं करता था, क्योंकि किसी को नहीं पता था क्या होता है। तो ये है, तो स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स मेडिसिन और कोचिंग साइंस तीनों को मिला के हमारा एम जो है परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। क्योंकि मैं एक्सरसाइज फिजियोलॉजी और फिजियोलॉजी में भी टीचिंग करता हूँ, तो मेरा बहुत सारा बुक चैप्टर्स है दैट इज अवेलेबल हियर इन UGC का नेटवर्क, जो UGC के द्वारा जो लॉन्च किया गया ना, EPG पाठशाला करके। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन गो एंड स्टडी देयर। एंड फिजिकल फिटनेस, जो हम लोग एक्सरसाइज थेरापी का प्राइमरी एम क्या होता है, फिजिकल फिटनेस को मेंटेन करना। हम केवल फिजिकल फिटनेस को, एक ही कंपोनेंट को हम ध्यान नहीं देते हैं, कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस, जिसको हम CPET भी करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। देयर आर सो मेनी डिफरेंट कंपोनेंट की ट्रेनिंग, अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग देना है तो किस तरीके से देना चाहिए, मस्कुलर इंडोरेंस देना है तो किस तरीके से देना चाहिए, बॉडी कंपोजिशन को इंप्रूव करना है, परसेंटेज बॉडी फैट को कम करना है, लीन बॉडी मास को आपको इंप्रूव करना है, पावर बाय वेट रेशियो को इंप्रूव करना है, कैसे करना है, और स्पोर्ट्स में अगर जाएंगे तो स्किल को कैसे करोगे, कोऑर्डिनेशन को, ये सब आपको जानना पड़ेगा। एज वेल एज नॉर्मल पीपल, इफ यू आर डीलिंग विद नॉर्मल पीपल और इफ यू आर डीलिंग विद इलाइट प्लेयर्स, जैसे कि इलाइट प्लेयर्स तो हम डील करते रहते हैं। तो इसके लिए ये थोड़ा सा बेसिक है जिसको मैं चाहता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन और अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने एक लॉन्च किया था इंटरनेशनल, आपको पता होगा, एक्सरसाइज इज मेडिसिन।
एक्सरसाइज इज मेडिसिन एक इंटरनेशनल कैंपेन है। क्यों ऐसा क्यों लॉन्च करना पड़ रहा है? क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो हम जो होमोसेपियन जो है अफ्रीका में डेवलप हुआ था, ये सबको पता होगा, इवॉल्व हुआ था। और हम किस तरीके से इवॉल्व हुआ? वी आर द परसिस्टेंट हंटर, हम अपने परसिस्टेंट हंटर बोलते हैं। दैट मीन्स आवर ब्रेन हैज बीन डेवलप फॉर मूवमेंट। अगर आप मूवमेंट नहीं करते, सेडेंटरी बैठे रहते, तो क्या कर रहे हो आप? यू आर गोइंग अगेंस्ट योर इवोल्यूशन, तभी तो इतना सारा बीमारी हो जाती है। तो दैट्स वाई मूवमेंट मेडिसिन, एक्सरसाइज मेडिसिन का कंसेप्ट इस तरीके से आता है। तो हम लोग ने एक डॉक्यूमेंट्री भी लॉन्च किया था, मैं एम्स न्यू दिल्ली में था इसके पहले, तो एम्स न्यू दिल्ली में मैं रहते हुए एक्सरसाइज इन ब्रेन हेल्थ का एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाया था। तो इट इज़ अवेलेबल इन यूट्यूब ऑल्सो, एंड जो यूजीसी का हुआ उसमें भी अवेलेबल है। तो ये सब मैं करता था, एक्सरसाइज टेस्टिंग कैसे करना है, CPAT करना है, ये सब मैं एक जनरल कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ। तो एज ए फिजियो एज ए फिजियो आपको ये सब क्यों जानना जरूरी है? अगर आप स्पोर्ट्स के फील्ड में स्पेशलाइजेशन करते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया कि क्योंकि इंडिया में एक रिसोर्स स्ट्रेन कंट्री है, हम लोग उतना प्रोवाइड नहीं कर पाते, पूरा का पूरा स्पोर्ट्स साइंस का आप उठा के नहीं जाते ओलंपिक वगैरह में, एक दो को चुनना होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज ऑलवेज ए फिजियो। तो फिजियो को अगर स्पोर्ट्स साइंस के प्रति नॉलेज नहीं है तो इट्स वेरी वेरी प्रॉब्लम, क्योंकि आप इंजुरी मैनेजमेंट के साथ पेशेंट का साइकोलॉजिस्ट भी बनोगे, प्लेयर का, उनका टेक्निकल एनालिसिस भी आप करेंगे, बायोमैकेनिकल एनालिसिस करेंगे। मेरा बहुत सारा दोस्त है ऐसे है जो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी करने के बाद दे हैव डन मास्टर इन स्पोर्ट्स साइंस आल्सो, दे आर गोइंग रेगुलरली विद द टीम। और स्पोर्ट्स साइंस आपके लिए बहुत ट्रिमेंडियस अपॉर्चुनिटी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी इंटरेस्टेड है PhD कर सकते हैं इस फील्ड में, स्पोर्ट्स साइंस में। यू कैन डू PhD इन फिजियोलॉजी ऑल्सो, हमारे डिपार्टमेंट से वो कर सकते हैं, या रिहेबिलिटेशन में PhD भी कर सकते हैं, बायोमैकेनिक्स में आप ये कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इफ आई वांट टू, ये सब तो ठीक है, ये सब तो बेसिक है। मैं बस आपको एक जिस्ट देना चाह रहा था स्पोर्ट्स साइंस के बारे में। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि प्रॉपर क्लास के लिए 20 मिनट 10 मिनट इज नॉट इनफ। मैं बस आपको ब्रेन को स्टिमुलेट करना चाहता हूँ, ऐसे चीज़ भी है। तो दैट इज माय मोटिवेशन। जैसे इसेंट्रिक ट्रेनिंग, स्पेस शॉर्टनिंग साइकिल, आपको पता होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है, हाँ? तो इसेंट्रिक, जैसे कि आपको नॉलेज होगा कि टेंडिनोपैथी में हम कौन सा एक्सरसाइज देते हैं, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज इन टेंडिनोपैथी। कोई टेंडिनोपैथी आ गया, प्लांटर फेसियोपैथी आ गया, पहले जमाने में हम क्या बोलते थे? प्लांटर फेसाइटिस बोलते थे, बिकॉज वी कंसिडर इट एज ए इन्फ्लेमेशन। मगर अब पता चला कि इन्फ्लेमेशन के साथ बहुत कुछ चेंजेस हो रहा है, माइक्रो टीयर होती है, तो इसीलिए फेसियोपैथी बोलते हैं अभी, हाँ, नाउ द टर्म इज फेसियोपैथी। सेम अगर मान लो एकिलीस टेंडन में एकिलीस टेंडिनाइटिस नहीं बोलते हैं, हम एकिलीस टेंडिनोपैथी बोलते हैं, हाँ? या अगर पटेलर टेंडिनोपैथी, तो कौन सा एक्सरसाइज देते हैं टेंडिनोपैथी में? सबसे इंपॉर्टेंट वी गिव इसेंट्रिक ट्रेनिंग। इसेंट्रिक ट्रेनिंग और इसेंट्रिक एक्सरसाइज क्यों देते हैं? बिकॉज इट कॉजेज मेकानो ट्रांसडक्शन। तो ये सब इंपॉर्टेंट बेसिक है। और इसेंट्रिक ट्रेनिंग का फिजियोलॉजिकल बेसिस क्या होता है? क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज देते हैं, अगर किसी से पूछेंगे आप ऐसा क्यों कर रहे हो, अगर मान लो कि कोई एक पेशेंट आया, तो उसको कैसे मॉडिफाई करोगे? इफ यू नो द फिजियोलॉजिकल बेसिस, आप पैथोफिजियोलॉजी जानते हो, तो यू कैन इजीली मॉडिफाई इट। तो ये सब बायोमैकेनिक्स है। तो ये सब जैसे कि स्ट्रेन कर्व है, मान लो कि इसमें मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। आई विल बी फ्लक्चुएटिंग बिटवीन डिफरेंट स्लाइड, ओके? एक चीज मैं आपसे रिलेटेड, क्योंकि कुछ मुझे सर्च करना पड़े अलग अलग स्लाइड में से, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा अभी। तो वही है, कहने का मतलब ये है कि पैसिव थेरापी बहुत अच्छी बात है। अगर मान लो कि आपका 24 to 72 आवर्स में इंजरी हो जाती है, ठीक है, और उसमें अगर दिक्कत होती है, तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स आप जिसको आप दे सकते हैं, ठीक है? जैसे कि काइनेसियो टेपिंग आपने देखा होगा। तो काइनेसियो टेपिंग, वेदर इट इज सपोर्टेड बाय साइंस और नॉट, वी आर येट टू आइडेंटिफाई, मगर सब्जेक्टिव फीलिंग तो आता है, अच्छा लगता है। प्लेयर में अगर 0.1% भी आप चेंज करते हो किसी का, तो फर्स्ट और सेकेंड में फर्क पड़ जाती है। तो इसीलिए अगर साइंस उतना सपोर्ट भी नहीं करता है, तो फिर भी अगर अच्छा लग रहा है, सब्जेक्टिव है, तो इलाइट प्लेयर्स आर वेरी सुपरस्टिशियस। तो ये इसलिए काइनेसियो टेपिंग देखा होगा आप, अगर खोल के देखेंगे रेंडमाइज कंट्रोल था, तो आपको उतना नहीं मिलेगा, ठीक है? इन द सेम वे कपिंग थेरापी देखा होगा,
हाँ, या तो कपिंग थेरापी का भी सेम चीज है, या ड्राई नीडलिंग। ड्राई जैसे कि मान लो कि एक मसल टाइटनेस है, ट्रिगर पॉइंट आपको मिल गया, ठीक है। इट मे बी हैपन इन इन केस ऑफ मसल इम्बेलेंस में भी हो सकता है, या इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, फाइब्रोमाइल्जिया में भी आपको मिल सकता है। ट्रिगर पॉइंट को रिलीज करने का दो टेक्निक जनरली हम यूज करते हैं विदाउट यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट। दैट इज द फर्स्ट वन इज यू पाल्पेट द ट्रिगर पॉइंट, एक्टिव है या पैसिव है देखिए, फिर ड्राई नीडलिंग तुरंत डाल दीजिए। नहीं तो क्या है, डिजिटल इसीमिक प्रेशर हम देते हैं। मगर आप रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल उठा के देखेंगे तो जरूरी नहीं कि वो साइंस सपोर्ट करती हो, मगर फिर इट इज वेरी इफेक्टिव। दैट्स व्हाई हम इसको यूज करते हैं। ये मैं प्लेयर्स की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको कुछ स्पोर्ट साइंस का कुछ दिखाना चाह रहा था कि स्पोर्ट साइंस जानने से कि आप इंजुरी कैसे मैनेज करेंगे, तो आपसे रिलेटेड मैं दिखाना चाह रहा हूँ। सपोज रनिंग के बारे में मैं थोड़ा सा रनिंग, टाइप ऑफ रनिंग, ये थोड़ा प्रैक्टिकल टॉपिक में बनाना चाह रहा था। रनिंग जो है, अगर मान लो कि आपके पास एक पेशेंट आए, ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट है, नी का पेशेंट है, या कुछ और है, तो आपके पास एज ए फिजियो आप कैसे किस टाइप ऑफ रनिंग को करोगे। इसीलिए बायोमैकेनिक्स जानना बहुत जरूरी है। बायोमैकेनिक्स, हम दो टाइप का बायोमैकेनिक्स जनरली डील करते हैं स्पोर्ट्स के फील्ड में। स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स हो सकता है, या एक्सरसाइज एंड क्या इंजुरी बायोमैकेनिक्स। इंजुरी बायोमैकेनिक्स इज मोर इम्पोर्टेंट। तो कुछ लोग पीएचडी भी करते हैं। तो बायोमैकेनिकली हम अगर देखते हैं कि फुट रनिंग, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। इसको फोर्स प्लेटफॉर्म हम यूज करते हैं। फोर्स प्लेटफॉर्म क्या है, वर्टिकल ग्राउंड रिएक्शन फोर्स को हम मेजर करते हैं। दैट इज द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग अपॉन योर जॉइंट में जो एक करते हैं। तो तीन टाइप का रनिंग हम देख सकते हैं। इसको बोलते हैं शू रनिंग, जनरली हम करते हैं। इसको रेयर फुट रनिंग कहते हैं। रेयर फुट माने आप गेज साइकिल को आपको पता होगा, स्विंग फेस क्या होता है, कॉन्टेक्ट फेस क्या होता है ना। यू मस्ट बी नोइंग, तो मैं उतना डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा। कॉन्टेक्ट फेस में सबसे पहले आप हील ड्रॉप, हील टच करते हैं। तो हील नॉर्मली जो टच करते हैं, और रनिंग में इस तरीके से आप रन करते हैं, इसको बोलते हैं रियर फुट रनिंग। तो रियर फुट। और दूसरा टाइप का रनिंग है जिसमें हम क्या करते हैं, व्हेन यू स्ट्राइक द ग्राउंड यूजिंग योर फोर फुट, तो सामने का जो है बॉल ऑफ द फुट, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फोर फुट रनिंग। और बियर फुट रनिंग, यानी अब कुछ लोग का कहना यह है कि स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, कुछ लोग कहना है कि हम ह्यूमन बीइंग जो है वी इवॉल्व फॉर रनिंग। तो हम जूता पहनने की क्या जरूरत है। जूता पहनने से क्या होता है, कुशन इतना ज्यादा दे देता है कि आपके इंट्रिंसिक मसल ऑफ द फुट, जो प्लांटर आर्चेस, वो डेवलप नहीं हो पाता, प्रोप्रियोसेप्शन नहीं आ पाता, ग्राउंड से इंफॉर्मेशन आपको ब्रेन में नहीं जा पाता, सेंसरी मोटर इंटीग्रेशन इज नॉट देयर, कोऑर्डिनेशन में नॉट बी देयर। इसका मतलब क्या होता है, इंजुरी हो सकता है। तो बियर फुट रनिंग जो प्रपोनेंट जो है वो लोग यही बोलते हैं। मगर उसको, क्योंकि हमारे मॉडर्न सोसाइटी में सब जगह पे कंक्रीट ग्राउंड है, उसमें दौड़ना तो मुश्किल है ना। पुराने जमाने में था नहीं, इसीलिए दे कन्वर्ट द स्पोर्ट्स शूज इनटू व्हाट इज नोन एज मिनिमलिस्टिक शूज। मिनिमलिस्टिक शूज ऐसा शूज है, जूता है, जिसको आप एकदम नहीं के बराबर होता है, जस्ट आपके कोई कांच वहां से प्रोटेक्ट करता है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो उसका कंसेप्ट क्यों आया, कंसेप्ट ये है बायोमैकेनिक्स में। आप देख सकते हैं व्हेन रनिंग को आप स्ट्राइक करते हैं, देखिए यहाँ पे एक पीक फोर्स बन रही है ना, इसको इम्पैक्ट पीक कहते हैं। इम्पैक्ट पीक, अगर मान लो किसी को नी में प्रॉब्लम है, किसी को ओके ये बंद हो गया, चलिए तो वो डालना पड़ेगा, चार्ज खत्म हो गया। खैर चलिए, तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि रनिंग में व्हेन यू स्ट्राइक, आप ग्राउंड को ऐसे स्ट्राइक करते हैं ना, तो क्या होगा, फोर्स जो है जनरली इंपैक्टेड ऑन योर नीज, आपके नीज में फोर्स जाता है, जिसको MTSS है, मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम, जिसको स्प्लिन भी कहते हैं रनिंग में, तो उसमें ज्यादा होगा। जिसको बैक पेन है, बैक पेन में ऐसे रनिंग को प्रॉब्लम होता है, तो हम जनरली क्या करते हैं, वी एडवाइज द प्लेयर, हम अपने प्लेयर को हम क्या करते हैं, वी मॉडिफाई द प्लेयर इनटू ए 4 फुट रनिंग, सामने की तरफ से ऐसे गिरना। तो 4 फुट रनिंग में एक ही चीज को आपको ध्यान देना है, योर एकिलीज टेंडन। एकिलीज टेंडन, अगर देखिए आप सामने की तरफ पैर ऐसे रखते हैं तो क्या होगा, फुट का डोर्सिफ्लेक्शन होगा धीरे धीरे। डोर्सिफ्लेक्शन को कंट्रोल कौन कर रही है, इसेंट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ योर पोस्टीरियर मसल। गैस्ट्रोसोलियस जो मसल है, एकिलीज टेंडन के थ्रू उसको कंट्रोल करेगा। आपका गैस्ट्रोसोलियस कमजोर है, इसेंट्रिक ट्रेनिंग नहीं है, तो क्या होगा, एकिलीज टेंडनोपैथी हो जाएगी। अब यहाँ पे ऐसा गिर रहे हैं तो यहाँ पे किसका अटैचमेंट है, प्लांटर फेशिया का अटैचमेंट, प्लांटर फेशियोपैथी हो जाएगी। तो इस तरीके से बायोमैकेनिक्स समझने से, स्पोर्ट्स साइंस समझने से आपके ट्रीटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन का 4-5 पॉइंट है जो हम लोग
बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना, जो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी वगैरह करते हैं, उनको हम 3-4 पॉइंट है। तो फर्स्ट वन, इंजुरी, कोई इंजुरी पेशेंट आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट हम क्या देते हैं, मसल कंडीशनिंग। तो मसल कंडीशनिंग में क्या क्या आता है, मोटर रीएड्यूकेशन आता है, मोटर रीएक्टिवेशन आता है। फॉर एग्जांपल बैक पेन के, एक बैक पेन के थ्रू आ गया, सबसे कॉमन मसल कौन सा इन्वॉल्व है जिसका हाइपो एक्टिवेशन होता है, मल्टीफिदस। मल्टीफिदस ऐसा मसल है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ठीक है। तो कोर मसल का एक्टिवेशन हम सिखाते हैं, कोर मसल का एक्सरसाइज हम दिखाते हैं, जिसको इस पर्टिकुलर लोकल एंड ग्लोबल मसल एक्टिवेशन को हम ध्यान देते हैं। तो जंदा ने जो कहा था लोअर क्रॉस सिंड्रोम एंड अपर क्रॉस सिंड्रोम, वो भी इंपॉर्टेंट है। मसल इम्बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं बस दिखाना चाह रहा था कि किस तरीके से आप ये एग्जाम्पल, फुट में प्रॉब्लम है तो क्या होगा, तो उसको हम रियर फुट माने जो नॉर्मल रनिंग है उसको हम जनरली प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि मेटाटार्सियलजिया हो सकता है, मेटाटार्सियल से ऐसा रख दिया तो मेटाटार्सियलजिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि स्पोर्ट्स साइंस और स्पोर्ट्स कितना इंपॉर्टेंट है। गेट, जैसे कि आप दौड़ते हैं तो क्या होता है, व्हेन आप दौड़ते हैं तो वॉकिंग करते हैं तो क्या होता है कि आपका गेट साइकिल इस तरीके से गेट साइकिल होता है। तो नॉर्मली जो हम जाते हैं ऐसे, है ना, तो उसमें क्या होता है कि एक हमेशा दोनों आपका पैर जो है जमीन से टच रहेगा। दैट मीन्स योर बॉडी वेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड रिलेटिवली इक्वली ऑन बोथ लोअर लिम्ब। अब आप रनिंग करेंगे तो क्या होगा, इतना तेजी से आप रनिंग करेंगे, स्प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, एक ऐसा गेट में ऐसा फ्लो फेज आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोट फेज, जिसमें क्या होता है दोनों पैर जमीन में टच नहीं होता, स्पीड जितना बढ़ा देंगे। इसका मतलब क्या होता है, आप दोबारा जब टच करेंगे, नीचे आप गिरेंगे तो आपका क्या होगा, इतना ज्यादा वर्टिकल ग्राउंड रिएक्शन हो जाएगा कि इंजुरी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम देखने के लिए देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने 7.2 किलोमीटर पर आवर आप रन करते हैं तो आपका जो जॉइंट में जो लोड है वो 1.5 टाइम्स ऑफ योर बॉडी वेट हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो कि बहुत तेजी से जा रहा है तो 25.2 किलोमीटर पर आवर के रूप में आप दौड़ेंगे तो कितना हो सकता है, इवन 3 टाइम्स योर बॉडी वेट आ सकता है। तो इसका मतलब क्या आता है, इसलिए रनिंग के लिए जब आप प्रैक्टिस किसी पेशेंट को आप बोलते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट उसका वजन कितना है आप जानना जरूरी है। अगर वजन बहुत ज्यादा है तो हो सकता है हम नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज लाइक साइकिलिंग और स्विमिंग, ठीक है, ये सब ज्यादा हम दे सकते हैं, या उसका कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस इतना डेवलप कर दे, कंडीशनिंग कर दे, उसके बाद आप रनिंग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और रनिंग करेंगे तो सबसे पहले स्लो रनिंग से चालू करते हैं, इसको बोलते हैं मेफिटोन मेथड। डॉक्टर मेफिटोन एक कार्डियोलॉजिस्ट था, उसने ये मेथड रनिंग का टेक्निक डेवलप किया है। उसमें हम क्या करते हैं, 180 माइनस एज, किसी का उम्र जो है अगर मान लो किसी का 80 ईयर्स है या 30 ईयर्स माइनस कर दीजिए, वो आपका हार्ट रेट मॉनिटर तो बाजार में आता है ना, घड़ी के रूप में आप जब पहन लीजिए, उसी हिसाब से आप रनिंग प्रिस्क्राइब करते हैं। और ये रनिंग का फायदेमंद ये है कि इसे जॉइंट लोड का कम करने के साथ साथ आपका फैट का ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि मेनली रनिंग क्यों करते हैं, चर्बी हटाने के लिए। और चर्बी माने फैट मेटाबॉलिज्म कब होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन, ये बेसिक बायोकेमिस्ट्री आपको पढ़ाया होगा फर्स्ट ईयर में। तो फैट ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए नहीं चाहिए होता है। इसका मतलब क्या है, आप तेजी से रन करेंगे, तेजी से करोगे तो आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इतना सफिशिएंट नहीं है कि ऑक्सीजन आपके मसल तक पहुंचा पाए, यानी यू विल बी यूजिंग योर कार्बोहाइड्रेट। हाँ, तो फैट करने के लिए धीरे धीरे करना पड़ेगा ना, तभी जाकर के आपका फैट मेटाबोलाइज होगा। तो ये इसको मेफिटोन मेथड कहते हैं। मैं बस आपको दिखा रहा हूं। और ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैसे देते हैं, अगर मान लो किसी जिम में आप गए, आप भी गए फिजियो, सामने वाले ने पूछा कि डॉक्टर साहब या मुझे एक्चुअली मसल हाइपरट्रोफी करना है, तो आपको एक्सरसाइज कैसे प्रिस्क्राइब करना है। तो ये सब प्रिंसिपल है, ये मैं बस आपको रफली मैं दिखा रहा हूं। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इंजुरी को बहुत कम करते हैं, प्लेयर्स के लिए तो अति इंपॉर्टेंट है। एंड और के बाद मैं आपको, हाँ देखिए, ये कंसेप्ट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इंजुरी और एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स साइंस का, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी का कितना इंपॉर्टेंस है। आप देखिए, जिम में कोई एक्सरसाइज करते हैं, वजन उठाते तो क्या होता है, आपका जो मसल का कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस फोर्स माने क्या, स्ट्रेंथ, वो आपके रेंज ऑफ मोशन में डिपेंडेंट होता है। जरूरी नहीं कि इतना इस रेंज ऑफ मोशन में मेरा एल्बो के जो मैं प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ वो यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं हो सकता, अलग अलग होता है। इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ कर्व। ये स्ट्रेंथ का काइनेसियोलॉजी का पार्ट है, हम स्पोर्ट्स साइंस में पढ़ाते हैं, या काइनेसियोथेरेपी, बायोकाइनेटिक्स,
आपने नाम सुना, साउथ अफ्रीका में बहुत होता है। ये क्या होता है कि फिजियोथेरेपी नॉर्मली हम क्या करते हैं, इंजरी ट्रीटमेंट करते हैं जब प्लेयर जो है स्पोर्ट्स में जाने के लिए आता है, रिटर्न टू प्ले। तो साउथ अफ्रीका में इन लोग ने एक नया डिसिप्लिन बना दिया है जिसको बायोकाइनेटिक्स बोलते हैं। उन लोग आकर के रिहेबिलिटेशन फाइनल टच देते हैं। तो ये इसको काइनेसियोलॉजिस्ट भी कहते हैं या काइनेसोथेरापिस्ट कहते हैं। तो वो लोग ये सब कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं। देखिए स्ट्रेन कर्व में वही दिखा रहा हूं। तो स्ट्रेन कर्व जो है एग्जांपल के तौर पे एक ऐसा स्ट्रेन कर्व है, जरूरी नहीं कि ऐसा आए। मल्टी जॉइंट एक्सरसाइज करते हैं तो हम क्या करते हैं, स्ट्रेन कर्व जो है इस तरीके से होता है। यानी शुरुआत में ये देखो कम है, ये वाई एक्सिस में आप देख सकते हैं ये फोर्स है, एक्स एक्सिस में रेंज ऑफ मोशन है। तो शुरुआत में आपका फोर्स प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी बहुत कम होगा और बाद में ज्यादा होगा। एग्जांपल देखिए बेंच प्रेस के जब शुरुआत कर रहे हैं, यहां से शुरू कर रहे हैं, यहां पे मेरा फोर्स कम होगा। जैसे जैसे मैं उठाऊंगा तो यहां पे मेरा फोर्स प्रोड्यूस करने का क्षमता बहुत ज्यादा है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका इंपॉर्टेंस है इंजुरी में। यहाँ पे देखिए ये फेमस लिफ्टर था जो अभी पेक्टोरलिस मेजर का रप्चर हुआ था। अब देखिए कहां पे, देखिए ये देखो ये इसेंट्रिक ट्रेनिंग हुआ, देखो यहाँ पे रप्चर हो गया फट से। कहां पे रप्चर हुआ, इस फेस में। इस फेस में रप्चर क्यों हुआ, क्योंकि उसका मसल का फोर्स प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है ना सबसे कम है। अगर आपको ये पता है, स्ट्रेन कर्व पता है, तो क्या होगा, तो पीछे में जो खड़ा है, स्पॉटर कहते हैं इसको, तो वो कब ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ऊपर में नहीं, नीचे में ज्यादा ध्यान देना चाहिए जहां पे इंजुरी का सबसे ज्यादा होता है। तो ये जानने से आप मॉडिफाई अलग अलग मॉडिफाई करके, तो ये काइनेसोथेरापीज जो एक्सरसाइज थेरापीज है, तो एज ए फिजियोथेरेपी यू कैन इनकॉर्पोरेट दिस, ये सब कॉमन पॉइंट इनकॉर्पोरेट करके आपके प्रैक्टिस को और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये सब हमने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था हमारे डिपार्टमेंट में जो स्ट्रेन कर्व को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट तो बहुत महंगा है और बहुत ज्यादा। तो हमने एक ईएमजी वगैरह और डायनोमीटर इस्तेमाल करके तो हमने ये बनाया था। ठीक है, तो कहाँ गया ये होने के बाद आपसे, जैसे कि ये सब ठीक है, ये सब तो फिटनेस का काम है। तो आपको मैं ये थोड़ा बताना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मेडिसिन जो है उसमें क्या आता है। जैसे कि मैंने बताया स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मेडिसिन दो खंड में डिवाइड कर सकते हैं और दूसरा इसमें फिजियोथेरेपी का एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स मेडिसिन जो एक बड़ा सा टीम का नाम है, जिसके अंदर स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मेडिसिन डॉक्टर आता है, जिसके अंदर स्पोर्ट्स फिजियोथेरापिस्ट आते हैं, जिसके अंदर कार्डियोलॉजिस्ट आता है, जिसके अंदर ऑर्थोपेडिशियन आते हैं या स्पोर्ट्स सर्जन आते हैं। तो ऐसा करके मिल के काम होता है, क्योंकि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द प्लेयर्स इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसको जानने के बाद मैं थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज मेडिसिन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। हाँ, ये थोड़ा सा हो सकता है डिफिकल्ट हो, मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बस आपके दिमाग को स्टिमुलेट करना चाहता हूँ कि ऐसे चीज बहुत सारा है। डायबिटीज का मरीज आ गया, डायबिटीज का मरीज आ गया आपके पास, उसने बोला कि मैं टाइप 2 डायबिटिक हूँ या टाइप 1 डायबिटिक हूँ, मुझे एक्सरसाइज करना है। तो आप एज ए फिजियोथेरापिस्ट, आप एक एक्सरसाइज थेरापिस्ट किस तरीके से प्रिस्क्राइब करेंगे एक्सरसाइज। ज्यादा दे दिया हाइपोग्लाइसीमिया चला जाएगा, कोमा हो सकता है, बेहोश हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है। एक्सरसाइज कम दिया तो इफेक्टिव नहीं होगा। तो कैसे दोगे, तो इसके लिए हम फिट प्रिंसिपल फॉलो कर सकते हैं। FITT, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम, टाइप एंड VP, वॉल्यूम एंड प्रोग्रेशन। इस तरीके से जैसे दवाई हम देते हैं ना, दवाई कैसे देते हैं हम अपने मन से तो नहीं दे सकते, डोज होता है, उसका ड्यूरेशन होता है, कितने टाइम के लिए दे सकते हैं, उसका साइड इफेक्ट होता है। उसी तरीके से एक्सरसाइज भी हर ऐसे नहीं दे सकते, इंजुरी हो सकती है उससे। तो इंडिविजुअलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। तो डायबिटीज में हम इस तरीके से देते हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी बार देंगे, एरोबिक एक्सरसाइज 3 से 7 दिन एक हफ्ते में, डेज बाय वीक। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कितना देंगे, 2 से ज्यादा दिन, प्रीफरेबली 3 हो तो ज्यादा अच्छा है। फ्लेक्सिबिलिटी देखो 2 to 3। तो ये सब दिस आर गाइडलाइन प्रोवाइडेड बाय अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। तो ये सब आपको इस तरीके से एक्सरसाइज वगैरह दे सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज देने से पहले आप एक चीज बहुत ध्यान देना है, वो है उसका ब्लड शुगर। क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज एक्सरसाइज क्या होता है, आपने जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट उनको पता होगा, फिजियोलॉजी में पढ़ाया होगा कि GLUT4 रिसेप्टर करके होता है मसल में, जिसके कारण ग्लूकोज अंदर में जाती है मसल के। अगर एक्सरसाइज जो है वो GLUT4 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो आप देखिए अगर आपने कुछ ज्यादा ही दे दिया एक्सरसाइज तो क्या होगा, पोस्ट एक्सरसाइज हाइपोग्लाइसीमिया होता है। कुछ नहीं खाया कार्बोहाइड्रेट तो क्या होगा, टाइप 1 डायबिटीज तो फटाक से चला जाएगा, इवन बेहोश हो सकता है। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। अगर मान लो कि उसका ब्लड शुगर जो है पेशेंट का 250 से ज्यादा है और कीटोन के यूरिन में या 3 से ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कराना चाहिए।
तो आपको ये पता होना चाहिए कि कब कराना है, कब नहीं कराना है तो कितना खाना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको ये स्ट्रेनस एक्सरसाइज करना, एक प्लेयर है डायबिटिक टाइप 1 डायबिटिक है, प्लेयर है, वो बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करना चाहते हैं, स्ट्रेनस एक्सरसाइज करना चाहते हैं 1-2 घंटे के लिए, तो आप कैसे दोगे? उसका ब्लड शुगर 100 से कम है तो आप क्या देंगे? 45 to 60 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट यू कैन गिव। तो इस तरीके से होता है, इतना आसान नहीं होता। यानी हर चीज को देख करके एक्सरसाइज थेरेपी जो है, एक्सरसाइज थेरेपिस्ट या काइनेसोथेरेपिस्ट और एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट, तो ये सबको देखते हुए एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन करता है। हाइपरटेंसिव में वही है, बीपी का पेशेंट है, बीपी के पेशेंट है तो आ गया, कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए? वेट उठाया, उसने क्या हुआ? वाल्सापर मैनूवर किया, बीपी फटाके शूट हो गया, स्ट्रोक हो गई, है ना? ये भी हो सकता है। बीपी आपने इतना कम एक्सरसाइज दिया, कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो यानी कैसे देना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। और जिसका ब्लड प्रेशर 200 से ज्यादा है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक अगर मान लो 120 से ज्यादा है, उसको एक्सरसाइज नहीं कराना चाहिए, खतरा होता है। तो ये सब चीज मैं आपको बस दिखा रहा हूं। इवन जो हाइपरटेंसिव है, जो बीपी जिसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से ज्यादा है, वैसे कंडीशन में एक्सरसाइज थेरेपी इतना ज्यादा इफेक्टिव है कि दवाई से भी ज्यादा इफेक्टिव है। ये एक स्टडी आई थी, मेटा एनालिसिस, जो हाईएस्ट, हम लोग जब मेडिसिन में प्रैक्टिस में हम लोग एविडेंस देखते तो क्या देखते हैं? सबसे पहले मेटा एनालिसिस देखते हैं, मेटा एनालिसिस ऑफ डबल ब्लाइंडेड रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, ये अल्टीमेट होता है। उसके बाद ये रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल आता है, फिर उसके बाद नीचे आते आते सबसे आखिरी माने आपके एक्सपीरियंस, हाँ, ये एक्सपर्ट ओपिनियन जो सबसे लोएस्ट होता है। तो इस तरीके से होता है। मेटा एनालिसिस में प्रूफ किया, देखिए कि एक्सरसाइज और दवाई के कंपेयर में एक्सरसाइज हैज ए फार मोर बेटर इफेक्ट, ठीक है? तो और अगर किसी को वजन है तो कैसे आपको करना चाहिए, ये बहुत आम बात है कि वेट लूज करना है या सब करना है, तो साइंटिफिकली किस तरीके से वेट होना चाहिए? वेट लूज होना है 0.5 to 1 kg, 0.5 से 1 पर वीक, ठीक है, kg पर वीक। इतना ही आप साइंटिफिकली लूज करोगे तो आपकी बॉडी अच्छा रहेगा। नहीं तो क्या होगा? इतना सारा मशीन और इतना सारा दवाई आता है तो अब क्या होगा? दे ओनली कॉजेस डिहाइड्रेशन, पानी हटा देंगे। पानी और वजन में क्या संबंध है? 60% ऑफ योर बॉडी वेट इज वाटर। अगर पानी हटा दोगे तो वजन वैसे ही कम हो जाएगी, है? तो डिहाइड्रेशन इज द मेन फैक्टर। और डिहाइड्रेशन के इतना सारा प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारा जगह हो सकता है। तो इसको साइंटिफिकली हम वेट जो है 0.5 से 1 kg और किस तरीके से एक्सरसाइज देना चाहिए कि किसी का वजन कम हो जाए डाइट के कंपेयर में, ठीक है? तो ये एक रफ है, ये गाइडलाइन है। आपको स्पोर्ट्स साइंस में शुरुआत के दिन हम ट्रेनिंग प्रिंसिपल पढ़ाते हैं, उसमें एक होता है SAID और प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी। तो इसका मतलब क्या है? हर इंसान अलग है, हर इंसान में आप एक कॉमन गाइडलाइन फॉलो नहीं कर सकते, तो ये चिपका नहीं सकते सबको। ये गाइडलाइन है विच यू हैव टू मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू योर पेशेंट, ठीक है? तो ये एक इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद इंजुरी में जब हम आते हैं, इंजुरी में जब हम करते हैं, है ना, इंजुरी मैनेजमेंट, तो मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि एक्सरसाइज जो है इफेक्टिव है कब तक। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया तो देखिए, आपने सुना होगा सडन कार्डियक डेथ, जो हार्ट मर गया, कोई जिम में प्रैक्टिस करता मर गया, तो कैसे होता है? ये क्यों होता है? एक्सरसाइज अच्छा सब बोलते हैं, तो यानी हर चीज का एक लिमिट होता है, हर चीज का एक कंसेप्ट होता है, ठीक है? उसको ये ग्राफ दिखाया गया, आप 20 वाला ग्राफ को देखिए, जो हम गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी एक रिसेंट एक स्टडी हुआ था जिसमें हेल्थ प्रोफेशनल से पूछा गया था कि एक बंदे को कितना एक्सरसाइज करना चाहिए। 80% को नहीं पता था, डॉक्टर्स हो, फिजियो हो, कोई भी, किसी को नहीं पता था। ये पब्लिश हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसीलिए WHO ने, अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन ने एक्सरसाइज इज मेडिसिन करके कैंपेन लॉन्च कर दिया, ताकि हर आदमी, कम से कम हर आदमी तो जाने कि कितना करना चाहिए। अगर मैं इसमें रैंडमली पूछ लूं तो भाई एक आदमी को नॉर्मल हेल्थ, जैसे मुझे नॉर्मल करना है, नॉर्मल आदमी कितना एक्सरसाइज करना चाहिए? हो सकता है 50% बताया, हो सकता है नहीं बताया। तो यानी जो प्रिस्क्रिप्शन है 150 मिनट पर वीक या 30 to 60 मिनट पर वीक फॉर मॉडरेट इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज, एरोबिक अगर आप करेंगे, या अगर मान लो कि आपने थोड़ा वाइग्रस करना है तो 75 मिनट पर वीक। ये गाइडलाइन है WHO का। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे जो स्पेशली यंगर जो है, जो भविष्य में जो एक्सरसाइज थेरापी करना चाहते हैं, वो ये सब पढ़ लीजिएगा। तो यानी आप एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करेंगे तो क्या होगा? एक्सट्रीम एक्सरसाइज हाइपोटेसिस करके होता है, जिसके कारण आपके कार्डियक में प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, बहुत कुछ हो सकती है, ठीक है? इन द सेम वे इंजुरी में भी हम देखते हैं
इंजरी में हम जैसे कि स्पोर्ट्स में के फील्ड में आपको काम करना है तो क्या होता है, हम एक एक कॉमन चीज को हम फॉलो करते हैं जिसको बोलते हैं एक्यूट वर्सेस क्रोनिक वर्कलोड। एक्यूट का मतलब एक हफ्ते पहले आपने कितना एक्सरसाइज किया, कितना ज्यादा किया। क्रोनिक का मतलब है पिछले 4 हफ्ते में यानी 1 महीने में कितना के, दोनों को रेशियो करते हैं। हम क्या चाहते हैं, जस्ट पहले जो हफ्ते इसमें कम एक्सरसाइज करिए और जो क्रोनिक एक्सरसाइज है वो ज्यादा होना चाहिए, यानी क्रोनिक एक्सरसाइज इज योर फिटनेस। तो इन दोनों का रेशियो जो है हम नापते हैं, मैथमेटिकली नापते हैं, उसमें 0.8 to 1.3 होना चाहिए एक्यूट वर्सेस क्रोनिक। तभी हम बोलते हैं कि इंजरी तभी प्रिवेंट कर सकता है। यानी देखिए, एज ए कोच लोगों को उतना नहीं पता रहता है, एज ए स्पोर्ट्स साइंटिस्ट आप तो प्लेयर के लिए इतना इन्वॉल्व रहते हैं एज ए स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, तो आप इजीली आप ये ट्रेनिंग वर्कलोड मॉडिफाई करने के लिए आपका कितना इंपॉर्टेंट है। कोविड में इतना इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज, बहुत कम एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगी, ये लाल देखिए डिजीज ससेप्टेबिलिटी है वायरस का। वायरस इन्फेक्शन उन्हीं लोग को ज्यादा होता है जो एकदम फिट नहीं होता, ओबीस होता है, डायबिटीज होता है, हाइपरटेंसिव होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है, सेडेंटरी बिहेवियर फॉलो करते हैं। स्मोकिंग से ज्यादा खतरनाक है सेडेंटरी रहना, है ना। 2 चीज है, सेडेंटरी रहना, एक्सरसाइज नहीं करना, दोनों के अलग अलग इफेक्ट है, दोनों एक जैसा नहीं होता। और अगर मान लो कि बहुत ज्यादा कर लिया, ओवर स्ट्रेस कर लिया, तो तभी भी आपका वायरस इन्फेक्शन हो सकती है। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, विंडो हाइपोथेसिस कहते हैं। अगर कोई आ गया मरीज का, कोई भी एक्सरसाइज थेरेपी हो, पूछ लिया कि मुझे थोड़ा हल्का हल्का बुखार आ रहा है, कुछ हो रहा है, तो कैसे करोगे, उसके लिए हम क्या फॉलो करते हैं, नेक चेक फॉलो करते हैं फील्ड में। नेक चेक का मतलब क्या होता है, अगर गले के नीचे आपको सिम्टम है, मसल पेन है, पेट में प्रॉब्लम है, उल्टी आ रही है, बुखार हो रहा है, एक्सरसाइज नहीं कराना चाहिए। अगर गले के ऊपर है, जैसे थोड़ा सा खांस रहा है, थोड़ा सा नाक बह रहा है ना, हल्का सा, है ना, तो आप माइल्ड एक्सरसाइज करा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं नेक चेक, रूल ऑफ थंब, ठीक है। तो ये सब चीज टर्म्स है, मैं बस बताना चाह रहा हूँ ताकि फ्यूचर में हम, ये तो आपको सब पता होगा, ये जंदाज अप्रोच है मसल इम्बेलेंस का। और बाकी क्या है, मैकेंजी मेथड होती है, मैनुअल थेरेपी का आपको पता होगा जिसको मैनुअल थेरेपी। स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मेडिसिन में हम क्या करते हैं डॉक्टर, कि हम लोग को भी ट्रेनिंग दिया जाता है ये सब चीज में, कि मसल जो मायोफेशियल थेरेपी, मैनुअल थेरेपी, ये सब हम लोग ने किया हुआ है। ड्राई नीडलिंग में हम रेगुलरली करते हैं। बस ये है कि इवन अमेरिका में तो ऑस्टियोपैथी मेडिसिन खोल दिया है। ऑस्टियोपैथी में यहाँ पे जो एमडी होता है ना, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, वैसे टाइप वहाँ पे डीओ होता है, डॉक्टर ऑफ ऑस्टियोपैथिक मेडिसिन, ठीक है। वहाँ जो सर्जरी भी करते हैं वो लोग, मगर उनका बेसिस जो है ना ऑस्टियोपैथी में होता है, जस्ट लाइक ए कायरोप्रैक्टर है ना, कायरोप्रैक्टर से ज्यादा इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले आप मसल, कोई भी प्लेयर, कोई भी पेशेंट को आता है तो आपका स्किल, हाथ में आपका इतना पावर है कि किस तरीके से करना चाहिए, स्टार से हम फॉलो करते हैं। नंबर 1 क्या है, सेंसिटिविटी, टेंडरनेस तो नहीं है, टिश्यू कैसा है, टिश्यू टेक्सचर, टिश्यू टाइट है, थॉट बेन है क्या, उसमें ये ट्रिगर पॉइंट है कि नहीं, ठीक है, ये सब आप देखोगे। एसिमेट्री है कि नहीं दोनों साइड में, रेंज ऑफ मोशन कैसा है, रेंज ऑफ मोशन, अगर रेस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन है, अगर किसी का रेस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन है तो क्या हो सकता है, उसको जो कंपेंसेट करने के लिए जो मसल है वो ओवरवर्क हो जाएगी, जिसके कारण क्या होता है, पेन आ जाएगा, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एक बताता हूँ, पोप्लिटियस मसल आपने नाम सुना होगा, यहाँ पे होता है, पोप्लिटियस टेंडनोपैथी होता है। तो पोप्लिटियस मसल को कौन सा मसल सपोर्ट करता है, ये आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि क्वाड्रिसेप और हैमस्ट्रिंग है, तो क्वाड्रिसेप मसल, ये अगर क्वाड्रिसेप मसल आपका वीक है तो क्या होगा, और पीसीएल लिगामेंट आपके इशू है, तो वो क्या करता है, वो पोप्लिटियस मसल जैसा काम करता है, तो क्या होगा, पोप्लिटियस मसल टेंडनोपैथी हो जाएगा। तो ये आपको, अगर आपका एनाटॉमी स्ट्रांग है, आपका फंक्शनल इम्बैलेंस स्ट्रांग है, तो आप किसी भी जाएंगे। अगर मान लो किसी को, मान लो एसीएल का लिगामेंट में इंजुरी हो गया है या होने वाला, फीमेल को ज्यादा होता है, क्यों होता है, फीमेल को बहुत ज्यादा होता है एसीएल, तो उसके प्रिवेंशन इज मोर बेटर देन क्योर, आपको पता होगा। तो एसीएल में सपोर्ट करने के लिए हैमस्ट्रिंग जो है एसीएल को हेल्प करता है, क्वाड्रिसेप उसको उल्टा जाता है, आपने क्वाड्रिसेप मार दिया, बहुत सारा एक्सरसाइज कर दी, हैमस्ट्रिंग का कुछ टच नहीं किया, तो क्या होगा, यू आर गोइंग अगेंस्ट योर एसीएल, ठीक है। तो प्रिवेंशन में हम ज्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए आइसोकाइनेटिक्स से हम फोर्स नापते हैं, क्वाड्रिसेप वर्सेस हैमस्ट्रिंग पावर रेशियो, ये सब हम ट्रीटमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं, एज ए फिजियो, ये आप लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे तो बहुत अच्छा है। लैंडिंग टेक्निक हम सिखाते हैं, कैसे लैंड करना है,
फीमेल में क्या होता है, लिगामेंट डोमिनेंट होता है। वो लोग लेग जो है ना, नी फ्लेक्शन और हिप फ्लेक्शन के ऐसा नहीं करते, तो जिसका एक्सटेंशन में लेग करता है उसमें ज्यादा इंजुरी हो सकती है लिगामेंट का, जैसे कि ACL लिगामेंट का। तो ये सब चीज इंपॉर्टेंट। एग्जांपल के तौर पे मैंने पूछा था यहाँ पे अपर क्रॉस सिंड्रोम और लोअर क्रॉस सिंड्रोम क्या होता है। ये बहुत पहले डॉक्टर जंदा ने ये प्रपोज किया था, ये सबको पता होगा मेरे ख्याल से, जिसको मसल इम्बेलेंस और मैनुअल थेरेपी में इंटरेस्टेड है। तो एग्जाम्पल के तौर पे जरूरी नहीं कि ये इन्हें जो प्रपोज किया वो सही हो। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, मान लो किसी को सर्वाइकल का प्रॉब्लम है सपोज, तो आपको पाल्पेट करके तो देखना है, आपको टेस्टिंग करके देखना है। मान लो कि आपके पास नहीं है तो आप अप्रोक्सीमेट आइडिया कैसे लगाओगे। फॉर एग्जांपल क्रॉस सिंड्रोम नाम में ही सब कुछ है, तो डीप सर्वाइकल मसल है उसका इनहिबिशन हो सकता है, वीकनेस हो सकता है, लेंथनिंग हो सकता है। इसीलिए डीप सर्वाइकल मसल का आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगे। और उसका उल्टा, उसका देखिए क्रॉस हो गया ना, क्रॉस हो गया, जो लोअर ट्रेपीजियस हुआ, सेराटस एंटेरियर हुआ मसल, वो मसल का आपको स्ट्रेंथनिंग करना पड़ेगा। तो और अगर मान लो स्ट्रेचिंग करना है तो ये मसल का स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे आप, किस मसल का स्ट्रेचिंग करोगे, फैसिलिटी, जैसे कि स्टर्नोक्लेवियस पेक्टोरिलिस मेजर हुआ, ऐसे स्ट्रेचिंग करेंगे, या अपर ट्रेपीजियस लेवेटर स्केपुली मसल हो गया। तो इस तरीके से ये जो जंदास ने जो डेवलप किया था क्रॉस सिंड्रोम, ये थोड़ा हेल्प करता है। मगर मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में बिल्कुल हूबहू ऐसा नहीं होता, जरूरी नहीं है। तो आपको बस ये मॉडिफाई करना है आपके प्रैक्टिस को, ठीक है। इन द सेम वे जैसे कि मैंने बताया, ये तो सबको पता होगा, ये मैंने वीडियो लिया था यूट्यूब से, सबको पता होगा ये क्या होता है। नर्व स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, अपर लिम्ब का होता है, लोअर लिम्ब का होता है, कौन से मसल है तो कौन से स्ट्रेचिंग करेंगे। नर्व फ्लोसिंग एक्सरसाइज भी इसको कहते हैं, टेंशनर भी कहते हैं, ठीक है। अगर मान लो किसी को सियाटिका है, सियाटिका प्रॉब्लम है, तो क्या क्या एडजस्ट करोगे। सियाटिका में भी बिकॉज ऑफ द टाइटनेस ऑफ द पायरिफॉर्मिस मसल होता है, जिसको पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। तो पायरिफॉर्मिस मसल का स्ट्रेचिंग कैसे करोगे। पायरिफॉर्मिस मसल जो है उसका फंक्शन जो है दैट डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ द हिप। हिप मसल फ्लेक्स करें तो उसका फंक्शन अलग हो जाता है, उसी हिसाब से आपको उसका स्ट्रेचिंग कैसे करना है। तो ये सब बेसिक आइडिया जब आप जानेंगे तभी आप हो पाएंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए इसने क्या किया, एक रबर बांध दिया येलो कलर का। तो ये येलो कलर का ये दिखाना चाह रहे हैं कि आपके जो नर्व है, इट में भी रेडियल नर्व, इट में भी मीडियल नर्व, इट में भी अल्नर नर्व, कुछ भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायर्ड, जैसे कि ये जो कर रहा है ना, अभी ये क्या चीज को टेंशन कर रहा है, अल्नर नर्व, सिंपल, अल्नर नर्व कहाँ से जाता है। तो अगर मान लो मैं ऐसे करता हूं तो ये क्या कर रहा है, रेडियल नर्व। तो इसका मतलब आपको ये स्ट्रेचिंग करना भी बहुत इफेक्टिव होता है। और एक्सरसाइज करने से क्या फायदा होता है, इज बिकॉज ऑफ मेकानो ट्रांसडक्शन। जैसे कि मैंने बताया कि टेंडन जो है एक दूसरे को रब करने से क्या होता है, उसमें गैप जंक्शन के थ्रू कम्युनिकेशन होने से प्रोटीन सिंथेसिस होने लग जाता है ना। कोई दवाई देकर के आप ये सब नहीं करा सकते हैं, ये सब इट इज बिकॉज ऑफ द फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन। यानी आपके शरीर में इतना कैपेबिलिटी है कि आप ऑप्टिमम लोड देने के बाद ये सब। इसीलिए बोलते हैं ना कि किसी को रेस्ट नहीं देना। सपोज आपके पास किसी बैक पेन का मरीज आ गया तो आप ये नहीं बोलेंगे कि 3-4 दिन बिस्तर में लेटे रहो। यू आर गोइंग अगेंस्ट द साइंस। साइंस ऐसा नहीं कहता। साइंस क्या बोलते हैं, रिलेटिव रेस्ट। रेस्ट इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंड, कोई भी इंजुरी में रेस्ट एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड अनलेस रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर फ्रैक्चर हुआ हो, लिगामेंट एकदम 3rd डिग्री रप्चर हो गया हो, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर पोजीशन को छोड़ के बाकी सब एक्सरसाइज कर सकते हो। ये रिहेबिलिटेशन का फर्स्ट पॉइंट है। और फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब प्रोप्रियोसेप्टिव एक्सरसाइज, ये सब इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स, बायोमैकेनिकल एरर, ये सब चीज हम देखते हैं, ठीक है। तो आपने पता होगा कि कोई इंजुरी हो गई तो इंजुरी करते समय हम क्या देखते हैं, राइस प्रोटोकॉल फॉलो कर, आइसिंग लगाओ, कंप्रेशन कर दो, उठा दो, है ना, हो गया। ऐसे फॉलो नहीं करते हम। आजकल आइस इस्तेमाल नहीं करते हैं, या दवाई देते हैं, पेन किलर दे करके भेज देते हैं। पेन किलर में क्या प्रॉब्लम है, तो पेन किलर और एंटी इंफ्लेमेटरी। एंटी इंफ्लेमेटरी वो क्या चीज रोकता है, दे कॉजेज इनहिबिशन ऑफ सम बायोकेमिकल पैरामीटर व्हिच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर हीलिंग। हीलिंग का फर्स्ट स्टेज इंफ्लेमेशन होता है। अगर आपने उसको रोक दिया तो क्या होगा, पेन तो कम हो जाएगी मगर आपकी हीलिंग भी डिले हो जाएगा। इसलिए प्लेयर्स में हम ये सब फॉलो नहीं करते। आम आदमी में हम फॉलो कर सकते हैं, प्लेयर्स में नहीं कर सकते। प्रोटेक्शन करते हैं, प्रोटेक्शन माने जो भी इंजुरी है उसको पीस एंड लव फॉलो करते हैं,
इलावेशन इसलिए करते हैं ताकि स्वेलिंग कम हो जाए। एंटी इंफ्लेमेटरी अवॉइड करते हैं जब तक कि एकदम जरूरत ना हो। अगर अवॉइड दवाई देना ही देना है तो हम ऐसे दवाई देते हैं जिसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी ना हो मगर पेन को ही मार दे। और दूसरा कंप्रेशन हम करते हैं बैंडेज करके ताकि उसके इडिमा वगैरह कम हो जाए। एजुकेशन पेशेंट को देते हैं क्योंकि पेन जो है, पेन और नोसिसेप्टन में बहुत फर्क होता है। पेन इज ए साइकोलॉजिकल फीलिंग कॉम्प्लेक्स है। एक आदमी और दूसरे आदमी का पेन अलग होता है, तो ये साइकोलॉजिकल सिस्टम हैज टू बी डन। लोड देखिए, लोड देना ही पड़ेगा, एक्सरसाइज कराना ही पड़ेगा। एक्सरसाइज नहीं कराओगे तो आपका कभी हीलिंग बहुत डिले हो जाएगा। प्लेयर्स में अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ये अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। दे हैव टू गो बैक टू द प्ले। तो इन द सेम वे ये देखिए, ये बहुत कॉमन है, ये आपके फिजियोलॉजिकल नॉलेज आपको पता होगा तो यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन दिस वेरी कॉमनली। इसको बोलते हैं EAMC, एक्सरसाइज एसोसिएटेड मसल क्रेम। मसल क्रेम हो गया, ऐसे बहुत कॉमन है, फिल्म में मिलता है। तो सबसे बिना दवाई दिए, स्पोर्ट्स मेडिसिन, एक्सरसाइज मेडिसिन का मतलब ही वही होता है, दवाई बिना दिए, सर्जरी बिना किए आप ऐसे क्या करेंगे कि ठीक हो जाए, यही तो एक्सरसाइज मेडिसिन है। तो यही का पॉइंट बता रहे हैं कि एज ए फिजियो आप फील्ड में हैं, प्लेयर बैठ गया, उसके काम मसल में सबसे कॉमन हो गया, तो आप क्या करेंगे? ये तभी आप पता चलेगा कि आपको पता हो कि व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल बेसिस। उसका फिजियोलॉजिकल बेसिस क्या है? दो चीज है, इट इज बिकॉज ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ द मसल स्पिंडल एंड बिकॉज ऑफ द गोल्गी टेंडन ऑर्गन। जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं जिसको फिजियोलॉजी अभी पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि मसल स्पिंडल क्या करते हैं, गोल्गी टेंडन ऑर्गन क्या करते हैं। गोल्गी टेंडन हम कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करता है, मसल स्पिंडल उसको एक्टिवेट करता है। तो हम इन दोनों को रिवर्स करना पड़ेगा। कैसे रिवर्स करेंगे आप? कैसे रिवर्स करेंगे आप? रिवर्स तभी कर पाएंगे जब आप पैसिव स्ट्रेचिंग करेंगे। पैसिव हम जब स्ट्रेच करते हैं और स्ट्रेच करके ही रखते हैं तो उसमें क्या फायदा होता है? उसमें आपका टेंशन जो ना मसल ऐसे स्ट्रेच करने से पुल हो जाता है, खींच देता है। तो खींचने से क्या होगा कि आपका गोल्गी टेंडन में टेंशन डेवलप होता है और वो सच इनहिबिट हो जाता है। उसके कारण क्या होगा? उसके कारण ये हो जाता है कि आपके जो मसल है उसका गोल्गी टेंडन कम हो जाएगी तो क्या होगा? मसल क्रैम्प ठीक हो जाएगा अपने आप। या आप क्या करोगे? रेसिप्रोकल इनहिबिशन इस्तेमाल करेंगे। यानी अगर मेरा हैमस्ट्रिंग में क्रैम्प डेवलप हुआ है तो उसका उल्टा क्या है? क्वाड्रिसेप को आप एक्टिवेट करिए। क्वाड्रिसेप को कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होता है कि वो रेसिप्रोकल इनहिबिट कर देता है। तो ये सब चीज इंपॉर्टेंट है। ये एक किताब था हम लोग ने लिखा था व्हेन आई वाज वर्किंग एज ए स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर इन साइड। स्पोर्ट्स ऑथोरिटी इंडिया में मैंने बहुत लंबे समय तक काम किया यहाँ आने से पहले। तो स्ट्रेचिंग और फ्लेक्सिबिलिटी कैसे करना चाहिए, है ना। PNF स्ट्रेचिंग जो आप जानते होंगे, पता नहीं इसमें है कि नहीं, अगर होगा हाँ है। तो PNF स्ट्रेचिंग अगर क्या होता है PNF और कब देना चाहिए कब नहीं देना चाहिए, इसका फिजियोलॉजिकल कारण क्या होता है? हर चीज का कारण होता है। अब अगर आपने कारण को समझ लिया तो यू कैन इजीली मॉडिफाई। जैसे कि PNF स्ट्रेचिंग, यहाँ क्या हो रहा है? होल रिलैक्स PNF जो हम होल करने के लिए बोलते हैं, इसका बेसिस क्या है? इसका बेसिस है ऑटोजेनिक इनहिबिशन। आप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करते हैं तो इतना ज्यादा टेंशन डेवलप हो जाता है मसल में कि आपका गोल्गी टेंडन ऑर्गन एक्टिवेट हो जाता है। उसके कारण क्या होगा? वही मसल रिलैक्स हो जाता है तो आप ज्यादा स्ट्रेच कर पाओगे ना। तो इसीलिए हम होल रिलैक्स PNF देते हैं। और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स PNF का बेसिस क्या होता है? रेसिप्रोकल इनहिबिशन। उल्टा जो है मसल, अगर आपने हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करना है तो आपने क्वाड्रिसेप को कॉन्ट्रैक्ट किया तो क्या होगा? और स्पाइनल कॉर्ड में जो बच्चे ने फिजियोलॉजी पढ़ा होगा उनको पता होगा, स्पाइनल कॉर्ड से एक न्यूरॉन निकलती है जो अपोजिट मसल को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। तो इन दैट वे, तो ये सब नॉलेज आपको जानने से तो यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस मोर नाइसली। और वार्म अप वगैरह है, जैसे कि बोलते हैं कि एक कॉमन ये बोला जाता है कि वार्म अप करिए तो इंजुरी नहीं होगा। ऐसा है क्या सही में? वार्म अप करना और इंजुरी से क्या रिलेशनशिप है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वार्म अप? साइंस क्या कहती है और हम प्रैक्टिस क्या करते हैं, इट मे नॉट बी सेम। जरूरी नहीं कि हर सेम हो। जनरल स्पेसिफिक वार्म अप और इंजुरी प्रिवेंशन में उतना ज्यादा एविडेंस सपोर्ट नहीं है। तो फिर भी अगर आप मान लो कि आपको वार्म अप करना है तो ये डिपेंड करता है कि आप करने क्या वाले हो। आप फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ इस तरीके से स्पोर्ट्स प्ले करेंगे कि जो पावर से रिलेटेड है ना, तो उसमें तो स्ट्रेचिंग करना बिल्कुल नहीं करना चाहिए एक्सरसाइज के पहले, नहीं तो परफॉर्मेंस कम हो जाएगी।
ये क्यों होता है? क्योंकि स्ट्रेस शॉर्टनिंग साइकिल जो है उसका जो है ना स्टिफनेस कम कर देता है स्ट्रेचिंग के, इसीलिए हम कॉन्ट्राइंडिकेटेड बोलते हैं, करने को नहीं देते बोलते हैं। अगर मान लो किसी को जनरलाइज कुछ करना है तो उसके लिए हम बोल सकते हैं। वही चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। स्ट्रेचिंग का डिफरेंट टाइप है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। स्टैटिक स्ट्रेचिंग और पीएनएफ स्ट्रेचिंग, ठीक है। हम जनरली जो मसल स्ट्रेंथ और पावर डिपेंडेंट स्पोर्ट्स है उसमें हम जनरली नहीं देते हैं, क्योंकि उसमें परफॉर्मेंस कम हो जाती है और लोअर लिम्ब में ज्यादा इफेक्ट होता है। और स्ट्रेचिंग किस तरीके से देना चाहिए? इस तरीके से देना चाहिए कि एक्सरसाइज के बाद दे तो बहुत अच्छा है, और इस तरीके से देना चाहिए स्ट्रेचिंग कि आपके पेन ना हो। टाइटनेस जरूर हो सकता है, पेन नहीं होना चाहिए। पेन किस कंडीशन में अलाउड है? अप टू सर्टेन एक्सटेंट इसेंट्रिक स्ट्रेंथनिंग में। टेंडिनोपैथी का पेशेंट आता है एकिलीस का, तो कौन से एक्सरसाइज देते हैं? अल्फ्रेडसन हिल ड्रॉप एक्सरसाइज देते हैं हम। हैमस्ट्रिंग आता है, कौन से देते हैं? नॉर्डिक हैमस्ट्रिंग कर्व देते हैं। एडक्टर मसल का आ जाए तो कौन सा एक्सरसाइज देते हैं? कोपेनहेगन एक्सरसाइज देते हैं। पटेलर टेंडिनोपैथी का आता है तो कौन सा एक्सरसाइज देते हैं? डिक्लाइन बोट स्क्वाटिंग एक्सरसाइज देते हैं। तो ये सब एक्सरसाइज का नाम है। उसमें क्या होता है कि कुछ हद तक पेन जो है अलाउड करते हैं। पेन है, पेशेंट बोल रहा है पेन है, तो भी आप एक्सरसाइज करने दीजिए, है ना, क्योंकि पेन नॉर्मली होता है। तो ये सब चीज आप जानना बहुत जरूरी है। ये सब जो है फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेचिंग वही वाला है। और दूसरा मैं फाइनली एक पॉइंट टच करना चाहूंगा, सडन कार्डियक डेथ। अभी एक जिम गोयर था, वो उनका सडन डेथ हो गया। हाँ, मेरे ख्याल 40 इयर्स का था। तो ऐसा क्यों होता है भाई? एक्सरसाइज तो बहुत अच्छा है, मगर लोग क्यों मर रहे हैं जिम में? जैसे कि मैंने क्या बताया था, एक्सरसाइज का हाइपोथेसिस, एक्सट्रीम एक्सरसाइज हाइपोथेसिस। बहुत ज्यादा दो चीज के कारण इंजुरी और इलनेस होती है। बहुत कम करना बहुत लंबे समय के लिए, यानी बैठे रहना, उसमें भी आपको इंजुरी हो जाएगी, बीमारी हो जाएगा। बहुत ज्यादा बहुत कम समय में, यानी टू सून टू हाई, बहुत कम समय बहुत ज्यादा कर लिया तो भी प्रॉब्लम है, और टू लेस टू लो। तो ये दोनों प्रिंसिपल है स्पोर्ट्स इंजुरी का, जो आपको समझना है। सडन कार्डियक डेथ में क्या होता है? 35 ईयर्स से अगर कोई नीचे है, आदमी है, यंग है, तो उसमें एक हार्ट का कंडीशन होता है जो बचपन से पैदा होता है, जिसके कारण वो जनरली मर जाते हैं, डेड होता है, सडन कार्डियक डेथ होता है। इसको बोलते हैं हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। तो इसको हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। और दूसरा, अगर 35 ईयर्स से ज्यादा है और जिम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे? उसका एथेरोस्क्लेरोसिस या कोरोनरी आर्टरी, हार्ट में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, तो ये आप देखेंगे। अगर मान लो कि कोई मरीज आ गया जो बहुत लंबे एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि मैराथन रनर है, हो सकता है उनमें भी प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारा प्रॉब्लम उनमें भी मिलता है। इसीलिए एक नया टर्म एक आ गया जिसको बोलते हैं फिलिपिन्स कार्डियोमायोपैथी। फिलिपिन्स जानते हो कौन थे? फिलिपिन्स वो थे जिसके नाम पे मैराथन बना था, जो लंबे ग्रीक के टाइम पे। वो क्या करते थे? एथेंस से मैराथन तक दौड़े थे, तो बताने के लिए कि हम लोग जीत गए। तो क्या होता है, जैसे लंबे दौड़ करने के बाद जैसे हम लोग जीत जैसे बोले ना, वो कोलैप्स हो गया, मर गया। तो इट इज ए हिस्ट्री में ऐसे डॉक्यूमेंटेड इतिहास है जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर में, जो एक्सट्रीम एक्सरसाइज में सडन कार्डियक डेथ का इवेंट है, जो ग्रीक की हिस्ट्री में उसके नाम से ये जाना गया है। एक्सरसाइज बहुत लंबे समय के लिए इंड्योरेंस एक्सरसाइज आप करते हैं तो आपके हार्ट में ऐसे चेंजेस हो जाएगा। ये देखिए, ये इसको फ्रैंक स्टार्लिंग कर्व कहते हैं। ये फर्स्ट ईयर के बच्चों को पता होगा क्योंकि पूछते हैं फिजियोलॉजी में। तो ये इसके कारण क्या होता है कि आपके मसल जो है उसमें फाइब्रोसिस होने लग जाता है, कार्डियक मसल में, और फाइब्रोसिस होने के कारण आपके हार्ट की रिदम एबनॉर्मल होने लग जाती है, जिसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, और सडन डेथ हो सकती है। तो इसीलिए हर फिजियो को, हर कोच को, हर स्पोर्ट्स साइंस से रिलेटेड बंदे को सीपीआर जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सीपीआर में एक पर्टिकुलर स्टेप होता है जिसको एईडी कहते हैं, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, जिसको हम लगाने के क्या होता है, वो जो एबनॉर्मल रिदम जो है वो नॉर्मल हो जाता है। ये जान बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वही है। तो ये सब मैं कंसेप्ट है, और ये मेरा लास्ट स्लाइड है। तो इस लास्ट स्लाइड में मैं ये बताना चाहूंगा, जैसे कि हमने कोविड के टाइम पे रिहेबिलिटेशन एज ए एक्सरसाइज थेरेपी, एज ए स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज, आप कोविड में ये सब तो इंपॉर्टेंट है, पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन, कार्डियक एंड एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। मगर कोविड में एक चीज इंपॉर्टेंट होता है जो प्लेयर्स और ये सब चीज इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड है, वो है मायोकार्डाइटिस का। तो ये हमारी सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मेडिसिन, जिसका अध्यक्ष हूं मैं, तो हमारी रिकमेंडेशन है क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये हम लोग ने लॉन्च किया, एक नया पेपर भी पब्लिश किया था।
तो इसके हिसाब से हम करते हैं। एंड आई विल थैंक यू वेरी मच द होल टीम कि आपने मुझे मौका दिया थोड़ा सा बोलने को। और ये इसके साथ मैं ख़त्म कर रहा हूँ कि आपका जो भी आप करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, वो आपके पॉजिटिव फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन कराती है ताकि आपकी हेल्थ इंप्रूवमेंट हो, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हो। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी।